करियर एंडेवर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सीएसआर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन को टारगेट कर रहे हैं। डियर फ्रेंड, सीएसआर नेट की प्रिपरेशन के अंदर में पीवाईक्यू सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल रहता है। इसी चीज को ध्यान में रखकर इस सेशन के अंदर हम हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉड्यूल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस चीज को आपके लिए सिंप्लीफाई मैनर में रखने के लिए मैंने इसे आप कह सकते टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है, और आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेक्शन में, ये है डीएनए ऑर्गेनाइजेशन। पिछली ईयर्स के अंदर में डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से वेरियस लेवल के ऊपर में क्वेश्चन अराइज हुए हैं। सेक्शन बी, सेक्शन सी दोनों के अंदर में ही बहुत सारे क्वेश्चन इस पर अराइज हुए हैं, और इनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाए हमारे सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए इसी के साथ आज अपन यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा उससे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी आपको देता चलूंगा, ताकि आपके पास कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आगे बढ़ते हुए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेट जून 2019 का आया हुआ यह सवाल है। सबसे पहले हम सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, सवाल हमसे क्या कह रहा है। Which one of the following statement is not true about the nucleosomal organization in core particle? Yes friend, न्यूक्लियोसोम के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हमारा क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन सबसे प्रिमिटिव स्तर पर जो होती है वो होती है क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन में हम डीएनए को जब ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए एक स्लाइड तौर पर मैं आपके सामने डीएनए को मेंशन कर सकता हूं ताकि आप सीधे तौर पर इसे रिलेट कर पाए। देखिए, जैसे हम नॉर्मली डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक। लेकिन जब हमारा ये डीएनए रैप करता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, तो ये अपने आप को किस तरीके से अरेंज करता है। अगर हम यहां पर ड्रॉ कर दें हमारे न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन प्रोटीन्स को, तो ये एस्टेब्लिश होते हैं इन फॉर्म ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। आप इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, टोटल 8 सब यूनिट्स देख पाएंगे, जिसको कहा जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर कहने के पीछे रीजन जो है इसका वो क्या है कि इनके अंदर कुल 8 सब यूनिट्स हैं हिस्टोन की। हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर 8 सब यूनिट्स होती हैं हिस्टोन की। इसमें हिस्टोन कौन कौन से शामिल हैं, अगर इस पर सवाल आ जाए तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें शामिल होते हैं H2A, H2B, H3 और H4। इन सभी के 2-2 सब यूनिट्स यहां पर शामिल होते हैं, और इस तरीके से 8 सब यूनिट का हमारा ये हिस्टोन ऑक्टामर बनकर तैयार हो जाता है। आप यहां पर ये 4 जो देख पा रहे हैं, इनमें से H3, H4 ये साथ में अरेंज होकर टेट्रामर बनाते हैं। यहां पर आपको 2D के अंदर ऑब्वियस तौर पर केवल 2 ही दिख पा रहे हैं, क्योंकि 2 इसके पीछे रिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में H3, H4 का टेट्रामर है हमारे सामने, और ऐसे ही H2A और H2B इनके भी डाइमर्स जुड़कर कुल ये हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हमको हिस्टोन ऑक्टामर की लग गई है, तो अब हम यहां पर तैयार हैं इस बात को समझने के लिए कि आखिरकार अब डीएनए इस पर कैसे रैप करेगा। तो ये सपोज करिए कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए को ही एक सिंगल लाइन से, ठीक है। आप यहां पर पाएंगे कि H3, H4 के चारों तरफ हमारा जो ये डीएनए है ये इस तरीके से रैप करता है, ठीक है। ये सिंगल लाइन जो मैं दर्शा रहा हूं ये कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेफर कर रही है। तो जब ये H3, H4 टेट्रामर के चारों तरफ राउंड करते हुए एक सेकंड राउंड भी लेती है और फिर यहां से एग्जिट करती है, तो हम लगभग कह सकते हैं कि ये यहां पर 1.65 टर्न लेती है। क्या समझ रहे हैं 1.65 टर्न से हम? देखिए, अगर इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए जैसे अगर इस साइड से एंटर करता है, तो जब ये दोबारा इस साइड तक पहुंचेगा तब एक टर्न कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये दूसरी बार जब टर्न लेकर और अगर यहीं से बाहर निकल जाता है,
तो हम क्या कह सकते हैं, इसने 2 टर्न कंप्लीट नहीं करी है, बल्कि हम कह सकते हैं कि 1.65 टर्न यहां पर हमको देखने के लिए मिलता है डेटा वाइज। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बना है जिसमें हिस्टोन ऑक्टामर है और इस पर डीएनए रैप है, एक सवाल यहां पर यह भी क्रिएट हो सकता है कि कितना डीएनए रैप होता है इस हिस्टोन ऑक्टामर पर, तो आप लगभग मान सकते हैं कि 146 बेस पेयर ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो जनरल क्राइटेरिया हमारे पास में उसके तहत अगर हम बात करते हैं तो 146 बेस पेयर डीएनए इस पर लगभग रैप होता है, ठीक है। इधर से एंट्री होती है H3H4 टेट्रामर से, फिर H2A H2B जो डाइमर्स हैं उनसे यहां पर पास होते हुए एग्जिट कर जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर ये H3H4 टेट्रामर पर एंटर हुआ, ये टोटल कितना डीएनए है, 146 बेस पेयर का डीएनए है ये, ठीक है। ये बात हमको क्लियर हो गई। ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बना है इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्लियर है बात? और ये सबसे फर्स्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्लियर है? अब ये फर्स्ट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन हमने यहां पर देखी है, इससे और भी मल्टीपल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन हमें होते हुए दिखाई देती है, पर ये फर्स्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जन्म देती है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो आमतौर पर हम रिप्रेजेंट कई बार इस तरीके से कर देते हैं, जैसे ये हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, और हमारा डीएनए इस पर यूं रैप कर रहा होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्लियर है? तो क्रोमेटिन में ही ये स्ट्रक्चर हमने न्यूक्लियोसोम का देखा है, जिसको मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेन किया। अब जो हमारा सवाल यहां पर पूछ रहा है कि आखिरकार इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इसके बारे में, उनके बारे में भी बात कर लें। तो पहली स्टेटमेंट हमारे सामने आती है, द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑल्टर्ड इन मिडल ऑफ कोर पार्टिकल। कोर पार्टिकल कहने से क्या मतलब है इसका, कि जो ये हिस्टोन ऑक्टामर की बात है इसी को यहां पर ये कोर पार्टिकल मानकर चल रहा है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या करिए, द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑल्टर्ड इन मिडल ऑफ कोर पार्टिकल। क्या ये बात यहां पर सही है, देखेंगे, पर एक बार हम सभी इन स्टेटमेंट को ऑब्जर्व कर लें। बी स्टेटमेंट क्या करिए, इन कोर पार्टिकल द डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड एज फ्लैट सुपर हेलिक्स विद 1.6 टर्न्स अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। सी स्टेटमेंट कह रही है, व्हाइल फॉर्मिंग 30 नैनोमीटर फाइबर जनरली 6 न्यूक्लियोसाइड्स पर टर्न ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 स्टार्ट हेलिक्स, ये सी स्टेटमेंट हो गई। और डी स्टेटमेंट आ रही है, द एंड टर्मिनल हिस्टोन टेल इन कोर पार्टिकल आर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड एंड एग्जिट फ्रॉम न्यूक्लियोसोम बिटवीन टर्न्स ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो हमको यहां बताना है इनकरेक्ट। अब देखिए पहली स्टेटमेंट जो हमने बात कही, द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑल्टर्ड इन मिडल ऑफ कोर पार्टिकल, क्या यहां पर डीएनए पर भी कुछ फर्क पड़ता है? यस डियर स्टूडेंट, डीएनए पर भी फर्क पड़ता है। देखिए जब एक हमारा नॉर्मल डीएनए रिसाइड कर रहा होता है तो उसके अंदर जो बेसिस के बीच का डिस्टेंस है, जो आपने छोटी क्लास के अंदर में यानी कि प्लस वन प्लस टू के अंदर पढ़ा भी होगा, वहां पर जब एडजेसेंट बेस की डिस्टेंस की बात करी जाती है तो हम क्या कहते हैं कि 3.6 जो है एंगस्ट्रॉम के आसपास में आपको देखने के लिए, 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जब यहां पर डीएनए रैप कर रहा होता है हिस्टोन ऑक्टामर पर तो ये डिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। जो बेसिस के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सामान्य फिजिकल प्रोसेस ही है जिसको आप समझ सकते हैं ऐसे। अगर नॉर्मली हम एक सीधी स्ट्रिंग में रखकर देखते हैं तो जो स्ट्रेन इस पर पड़ रहा होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब आप रैप करते हैं, ठीक है, रैप करते हैं यानी किसी की चारों तरफ इर्द गिर्द लपेटते हैं तो खिंच जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमको डीएनए पर भी देखने के लिए मिलता है कि इनके जो एडजेसेंट बेसिस हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो क्या ये पहली स्टेटमेंट जो कह रहा है कि टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑल्टर्ड इन मिडल कोर पार्टिकल, क्या ये बात सही है? यस, ये बात सही है। क्लियर? आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट पर, इन कोर पार्टिकल डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड एज फ्लैट सुपर हेलिक्स विद 1.65 टर्न। अब ये फ्लैट सुपर हेलिक्स से क्या मतलब है? आप कहोगे सर यहां पर हमने कॉइलिंग तो देखी है, पर ये फ्लैट क्यों होगी? बच्चे इसीलिए ये फ्लैट हो रही है क्योंकि जब यहां पर टर्न्स, अब नॉर्मली मानकर चलिए कि जब ये हेलिक्स होता है, ठीक है, इस तरीके से हेलिक्स है ये, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूं टर्न करते हुए यूं यूज करूं तो क्या ये रीजन जो मेजर इसका कर्व है, जिसे हम मेजर ग्रूव भी कहते हैं, ये होता है इसका मेजर ग्रूव,
ठीक है, और ये दूसरी तरफ है इसका माइनर ग्रूव। ठीक है, जब ये रैप करेगा इस पर, तो ये माइनर ग्रूव की तरफ से तो किससे, हिस्टोन ऑक्टामर से अटैच होगा। तो जब ये यूं फोल्ड करेगा, तो क्या इसका ये हिस्सा यानी जो मेजर ग्रूव का हिस्सा है, क्या वो फ्लैट हो जाएगा? समझ पा रहे हो चीज को? अभी इसके अंदर में कर्व आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ये यू फोल्ड होगा, क्या इसके अंदर फ्लैटनेस आ जाएगी? यस। तो यही बात कही जा रही है, इन कोर पार्टिकल डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट सुपर हेलिक्स विद 1.65 टर्न। हमने जस्ट बात करी थी 1.6 टर्न की अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तीसरे स्टेटमेंट चलते हैं, वाइल फॉर्मिंग 30 नैनोमीटर फाइबर। अब 30 नैनोमीटर फाइबर की क्या बात है? जब हम डीएनए ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले क्रोमेटिन की बात आती है। क्रोमेटिन फिर दोबारा से हेलिक्स फॉर्म के अंदर अरेंज होता है, जिसे हम आमतौर पर सोलेनॉइड या जिगजैग मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाते हुए चलता हूं ताकि आपको रिलेटिविटी इसकी समझ में आ जाए। ये देखो, जैसे ये एक है हमारा न्यूक्लियोसोम, इस पर डीएनए में आपको दिखाऊंगा हिस्टोन ऑक्टामर पर। होता क्या है कि ऐसे कुल 6 न्यूक्लियोसोम अरेंज होते हैं, ठीक है, वाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। ठीक है ना? ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये डीएनए आया, इस पर रैप किया, फिर निकल गया, फिर इस पर रैप किया। ठीक है, ये मैंने एक रफ डायग्राम आपके सामने बना दिया। हो क्या रहा है कि क्रोमेटिन जब अगले स्तर पर यानी सेकंड लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है, सेकंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन पर जाता है, सेकंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? क्रोमेटिन, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, यहां मेंशन कर दूं मैं, फर्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? क्रोमेटिन। और अब यही क्रोमेटिन इस तरीके से अरेंज हो रहा है। इस तरीके से अरेंज होने का क्या मतलब है कि ये अब यहां पर हेलिक्स फॉर्म में जाएगा। जैसे आप ये समझ रहे हैं, सबसे पहला न्यूक्लियोसोम सपोज करो ये है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे ये सीक्वेंस के अंदर है। तो 6 के बाद 7th कहां पर जाएगा? 1 के पीछे जाएगा। ठीक है ना? तो कुल मिला के लो जो इसकी अरेंजमेंट आप देखते हैं वो ऐसी आपको देखने के लिए मिलती है, लाइक दिस। ठीक है, फिजिक्स के अंदर में कभी आपने पढ़ा भी होगा, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सोलेनॉइड। क्या कहा जाता है? सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर सोलेनॉइड की बनी है, ये है सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर सवाल हमारे सामने आए कि सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डीएनए की क्या होती है, तो दैट इज सोलेनॉइड। ठीक है, और ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है कहां पर? देखने के लिए मिलता है जो हमारे यूक्रोमेटिन रीजन्स होते हैं। ठीक है ना? किन में देखने को मिलता है? इन यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन रीजन कौन सा होता है? दरअसल ये हमारे क्रोमोसोम के वे रीजन होते हैं जहां पर जीन्स पाई जाती हैं। जीन्स आपको पता होगा हमारे डीएनए के अंदर वो हिस्से होते हैं जिनसे रेस्पेक्टिव या तो कोई आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा होता है, ठीक है, अगर हम एमआरएनए की बात करते हैं तो फिर उससे प्रोटीन भी बनता है। ठीक है ना? तो वो रीजन जो होते हैं उन्हें यूक्रोमेटिन कहा जाता है। दूसरी तरफ ऐसे ही सेकंड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक और तरह की, जिसे हम जिगजैग भी कहते हैं, जिगजैग। ठीक है, ये मॉडल जो जिगजैग मॉडल होता है, ये देखने के लिए मिलता है इन हेटेरोक्रोमेटिन, इन हेटेरोक्रोमेटिन। क्लियर ये बात? तो ये सेकंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात देखी है। अब रिटर्न होते हैं हमारे सवाल पर। तो देखो, वाइल फॉर्मिंग 30 नैनोमीटर फाइबर, अब ये 30 नैनोमीटर फाइबर क्या है? देखिए, जो हमारा
एक न्यूक्लियोसोम होता है। इसकी डायमेंशंस को लेकर अगर हम बात करते हैं तो लगभग लगभग आप इसका ये जो डायमीटर देखेंगे ये अप्रोक्सीमेट होता है 11 नैनोमीटर का, और इसकी विड्थ होती है 6 नैनोमीटर की। ठीक है, आपको वैसे ये 6 नैनोमीटर ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, पर होता एक्चुअल में क्या है कि ये साइज ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है ना, और ये थोड़ी छोटी होती है। एग्जैक्ट अगर मैं आपके लिए बनाऊं इसे तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए। H3, H4, H2B और H2A, ये इस फॉर्मेट पर रहता है। तो कुल 8 ये ऑक्टामर बना है ना, तो ये जो साइज है दिस इज 6 नैनोमीटर एंड दिस इज 11 नैनोमीटर। ठीक है ना, तो डीएनए हमारा इसी के ऊपर में रैप करता है। क्लियर बात। तो ये जो दूरी है 11 नैनोमीटर की। अब कुल अगर आप देखें इस होल स्ट्रक्चर का डायमीटर ये कितना होगा, तो आप लगभग कह सकते हैं कि जितना तीन की जितनी दूरी है उतना होगा। तो हम कह सकते हैं जब एक की 11 है तो तीन की हो जाएगी लगभग 33। राउंड फिगर के अंदर हम कह सकते हैं कि ये 30 नैनोमीटर वाइड होगी। ठीक है ना, तो जो ये सोलेनोइड या जिगजैग हैं इन्हीं को 30 नैनोमीटर फाइबर भी कहा जाता है। हमारा जो ये क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन में जो हमारा ये हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट है ये चूंकि 11 नैनोमीटर का होता है इसलिए क्रोमेटिन को लगभग 10 नैनोमीटर फाइबर भी कह दिया जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन को 10 नैनोमीटर फाइबर भी कहा जाता है। ठीक, लेकिन सोलेनॉइड जिगजैग को क्या कहेंगे हम, 30 नैनोमीटर फाइबर। तो यही बात हमारा ये सवाल हमारे सामने रख रहा है कि वाइल फॉर्मिंग 30 नैनोमीटर फाइबर जनरली 6, वैसे यहां पर न्यूक्लियोसाइड आ गया, ये यहां पर ये न्यूक्लियोसोम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, न्यूक्लियोसोम होना चाहिए। ठीक है, 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न। हर टर्न में क्या 6 है, देखो तो जरा, 1 2 3 4 5 6, सातवां कहां है, 1 के पीछे। ठीक है ना, तो एक टर्न में कुल कितने हुए, 6 हुए। ठीक है ना, वेट, हाँ, पर टर्न ऑर्गेनाइज इनटू 2 स्टार्ट हेलिक्स। अब ये देखो 2 स्टार्ट हेलिक्स से क्या मतलब है, 2 स्टार्ट हेलिक्स होता है जिगजैग मॉडल में। ठीक है, 2 स्टार्ट हेलिक्स होता है जिगजैग मॉडल में। तो ये सोलेनॉइड को हमने समझ लिया। अब जिगजैग की जब बात आती है, जिगजैग कैसा होता है उसको भी आप देख लो एक बार। जिगजैग में भी ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इसमें सोलेनॉइड के मुकाबले। क्या अंतर है, ध्यान से समझिएगा इसे। मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन हिट्रोक्रोमेटिन, क्योंकि यूक्रोमेटिन के सोलेनॉइड को हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे हमने पाया कि सबसे पहला जो न्यूक्लियोसोम है वो ये है। अब इसमें होता क्या है कि पहला न्यूक्लियोसोम अगर ये है तो दूसरा जस्ट इसके सामने अरेंज होता है यहां पर। फिर तीसरा कहां होगा, तीसरा यहां पर। चौथा कहां होगा, यहां पर। पांचवा कहां होगा, यहां। और छठा कहां होगा, यहां। ठीक है, अब अरेंजमेंट कैसी है, देखो डीएनए कैसे यहां पर अरेंज हो रहा है, ये आया और ये फिर इधर, फिर तीसरा इधर, फिर चौथा इधर, फिर पांचवा इधर, फिर छठा इधर, ऐसे। तो ये क्या हो गया, एकदम एंटेंगल हो गया है डीएनए यहां पर। ठीक है, ये जो बीच का डीएनए होता है ना, न्यूक्लियोसोम्स, दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डिस्टेंस होता है डीएनए का, उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। तो ये सब लिंकर डीएनए ही है, हाईली एंटेंगल्ड लिंकर डीएनए हो गए हैं ये। हाईली एंटेंगल्ड लिंकर डीएनए। ठीक है, लिंकर डीएनए में दोबारा बता दूं,
दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए रहता है, अब देखो इसके बाद ये वाला न्यूक्लियोसोम है, तो बीच का ये जो डीएनए क्या है, ये लिंकर डीएनए, ठीक है। तो ये हाईली एंटेंगल होता है जिगजैग मॉडल में। अब जिगजैग मॉडल में देखो क्या हुआ, जो ये पूरा हेलिक्स है, ये पूरा हेलिक्स ही चलेगा इस तरह से, लेकिन ये हेलिक्स एक जगह से स्टार्ट होने के बाद फिर कंटिन्यू नहीं हो रहा। जैसा कि हमने सोलेनॉइड में देखा है, स्टार्ट हुआ फिर कंटिन्यू हो गया, लेकिन यहां पर स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू नहीं हो रहा, इसके बाद फिर दूसरी तरफ से शुरू हो रहा है। यानी ये वैसी ही बात है जैसे एक सर्कल को आपने पहले यहां से शुरू किया, फिर रुक गए, फिर उसी हेलिक्स को अब यहां से शुरू कर दिया, फिर दूसरी बार फिर यहां से यहां तक हुआ, फिर दोबारा वहां पर रुक के फिर यहां पर हो गया, फिर दोबारा से यहां तक आया, और फिर यहां से यहां तक हुआ। तो ये हेलिक्स एक बार में कंप्लीट स्टार्ट ना होकर दो जगह से स्टार्ट हो रहा है, वो भी जस्ट आमने सामने से, ठीक है ना। तो ऐसे में इसे ही कहा जाता है टू स्टार्ट हेलिक्स। ध्यान दीजिएगा कि ये टू स्टार्ट हेलिक्स ओनली इन हेटेरोक्रोमेटिन, ओनली इन हेटेरोक्रोमेटिन, क्योंकि यूक्रोमेटिन में तो सोलेनॉइड होते हैं, और ये भी हेटेरोक्रोमेटिन कौन से, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव का क्या मतलब है, जो हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन नहीं रहते हैं, जैसा आपने बात सुनी होगी सेंट्रोमियर की, ठीक है, या फिर टीलोमियर की बात हम करते हैं, तो ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन के। तो वहां पर जो आपको डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी वो ऐसे दिखेगी, जिगजैग मोड पर दिखाई देगी। कौन सी, सेकंड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये सब क्लियर हो गई है। तो अब दोबारा जो सवाल हमारा कह रहा है कि व्हाइल फॉर्मिंग 13 नैनोमीटर फाइबर जनरली 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न ऑर्गेनाइज्ड इन अ टू स्टार्ट हेलिक्स, ये बात कर रहा है किसकी, हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर पाए जाने वाले सेकंड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम ये बात देख रहे हैं, यस, क्या यहां पर भी 6 हैं, यस, सातवां कहां है, फिर से पीछे आएगा इसके। तो ऐसे में ये यहां पर देखें हम तो 6 ही हैं, लेकिन 2 स्टार्ट दिखाई दे रहे हैं इस हेलिक्स के, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही मानी जाएगी। अब फिर बच गया आखिरी, ये क्या कह रहा है, द एंड टर्मिनल हिस्टोन टेल इन कोर पार्टिकल आर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड एंड एग्जिट फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम बिटवीन टर्न ऑफ डीएनए। ये कह रहा है कि जो एंड टर्मिनल हिस्टोन टेल होती है, अब देखो जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स की हमने बात करी है, जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करी है, इनमें टेल्स भी होती हैं इस तरीके से, ये टेल्स भी होती हैं, ठीक है ना, दीज आर हिस्टोन टेल्स, ठीक है। तो ये इनका एंड टर्मिनल होता है, ठीक, क्योंकि है तो अल्टीमेट प्रोटीन ही ना, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन में एक साइड एन टर्मिनल होता है, एक साइड सी टर्मिनल होता है। तो सी टर्मिनल ने तो क्लस्टर बना के इस तरीके से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अटेन कर रखी है, और जो टेल है ये होता है एन टर्मिनल। ये कह रहा है सवाल हमारा कि जो इनकी टेल है, जो ये इनकी टेल है, ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड रहती है। भाई टेल को स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड कैसे आप बना सकते हो, नहीं होता स्ट्रिक्टली ऑर्डर, ठीक है, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। हर एक जो हिस्टोन प्रोटीन हम देख रहे हैं वो भी अलग अलग है, तो ऑर्डर ये नहीं होती हैं। एंड एग्जिट फ्रॉम, और ये एग्जिट करती हैं फ्रॉम न्यूक्लियोसोम बिटवीन टर्न्स ऑफ डीएनए। ये कह रहा है कि टर्न्स जो होती हैं उनके बीच में से निकलती हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप अगर यहां पर स्ट्रक्चर को देखो, जो डीएनए आएगा वो रैप करेगा, ये किया और निकल गया, तो ये ऑलरेडी उससे बाहर होती हैं, उनके रैप के बीच में नहीं आती है ये, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी चौथी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और यही होगा यहां पर राइट आंसर। बच्चे मैंने यहां इस सवाल के अंदर जितने भी पक्ष थे आपको उन तक क्लैरिटी के साथ पहुंचाने के लिए उनका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है, सोलेनॉइड क्या होते हैं ये समझा दिया, और जिगजैग क्या होता है ये भी समझा दिया। वास्तव में देखा जाए तो एक सिंपल तरीके से दिखाई देने वाला हमारा डीएनए जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसके अंदर ये सारी घटनाएं घटती हैं, वो न्यूक्लियोसोम लेवल पर जाता है फर्स्ट लेवल पर, और ऐसे में क्रोमेटिन फॉर्म करता है, फिर सेकंड लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है, सोलेनॉइड और जिगजैग बनाता है, और केवल यहीं तक नहीं रुकता, थर्ड लेवल भी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं आगे अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ।
अगला सवाल नेट जून 2019 का ही पूछा हुआ सवाल है, अगेन क्रोमेटिन रीमॉडलिंग से। क्या कह रहा है सवाल? फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट क्रोमेटिन रीमॉडलिंग इन ह्यूमन सेल। क्या क्या स्टेटमेंट है? अ लोकल क्रोमेटिन कन्फर्मेशन मे प्ले इन मोर इंपॉर्टेंट रोल देन लोकल डीएनए सीक्वेंस इन प्रोमोटर। अच्छा, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग का मतलब क्या होता है? जो हमने न्यूक्लियोसोम देखा, न्यूक्लियोसोम में क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक। जब हम प्रोसेस को देखते हैं, चाहे वो रेप्लिकेशन हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो, उस दौरान क्रोमेटिन के अंदर में भी बदलाव होते हैं। भाई, जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को टेम्पलेट के रूप में पढ़ते हुए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, डीएनए या आरएनए बना रहे होते हैं। ये प्रोसेस होने के लिए हिस्टोन ऑक्टामर्स का डीएनए से हटना जरूरी है। क्योंकि सोच के देखो, अगर डीएनए के साथ में प्रोटीन अटैच है तो उस वक्त डीएनए की रीडिंग कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। तो होता क्या है कि जिस वक्त ये प्रोसेस हो रही होती है रेप्लिकेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की, उस वक्त हिस्टोन प्रोटीन्स को हटाया जाता है डीएनए पर से, फिर उन पर रीडिंग होती है, और फिर जैसे ही प्रोसेस हो जाए तो फिर दोबारा से हिस्टोन पर अटैच कर दी जाते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स को आप कहिए कि हटाना, ठीक है, डिसइंटीग्रेट करना और फिर दोबारा से बनाना, ये प्रोसेस कहलाती है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, ठीक है। तो ये इसी के बारे में बात कही जा रही है कि कुछ जो स्टेटमेंट है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के बारे में कहे जा रहे हैं। क्या क्या स्टेटमेंट है? तो पहला, लोकल क्रोमेटिन कंफर्मेशन, जो कोई रीजन होता है डीएनए का, क्रोमेटिन का, उसी कंफर्मेशन में प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है देन लोकल डीएनए सीक्वेंस ऑफ द प्रोमोटर। यानी ये कह रहा है कि उस जगह पर यदि कोई एक रीजन है अगर क्रोमेटिन का, उस जगह पर डीएनए सीक्वेंस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस जगह के क्रोमेटिन की कंफर्मेशन, अगर प्रोमोटर के लेकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात कहना है। बी स्टेटमेंट पर आ जाओ, हिस्टोन इन न्यूक्लियोसोम कैन अंडरगो मेनी डिफरेंट कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस व्हिच टर्न अल्टर द क्रोमेटिन आर्किटेक्चर लोकली। क्या कहना है कि हिस्टोन जो होते हैं न्यूक्लियोसोम्स में, जिनके अंदर कई तरह के कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में क्या, कुछ ना कुछ ग्रुप्स इस पर अटैच हो। जैसे आपने सुना होगा कई बार प्रोटीन पर फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हो गया, मीथाइलेशन हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है, क्या हिस्टोन के साथ भी होती है? यस, ये हिस्टोन्स के साथ भी होती हैं। वैसे और क्या बात कह रहा है वो भी देख लें। हिस्टोन इन द न्यूक्लियोसोम कैन अंडरगो मेनी डिफरेंट कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, हो सकती हैं, हाँ, विच इन टर्न ऑल्टर द क्रोमेटिन आर्किटेक्चर लोकली, और इससे क्रोमेटिन के जो स्ट्रक्चर है लोकली एक रीजन पर, उसमें बदलाव होता है, ऑब्वियस होता है। खैर, पर अपन पहले सभी को स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सी पर आ जाएं तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग इज अ डेवलपमेंटली रेगुलेटेड पैसिव प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर्ड एटीपी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग जो है, ठीक है, ये डेवलपमेंटली रेगुलेटेड पैसिव प्रोसेस है। पैसिव यानी कि इसके अंदर कोई एटीपी यूज में नहीं आ रही है, ठीक है, विच डज नॉट रिक्वायर्ड एटीपी। ये कहना है सी स्टेटमेंट का। डी स्टेटमेंट, सेवरल हिस्टोन वेरिएंट्स एग्जिस्ट विच रिप्लेस द स्टैंडर्ड हिस्टोन इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमेटिन। ये कह रहा है कि कई हिस्टोन वेरिएंट्स भी पाए जाते हैं, यानी जो हम हिस्टोन H2A, H2B, H3, H4 इनकी बात करी, इसके अलावा H1 भी होता है, ठीक है। H1 जो होता है वो लिंकर डीएनए पर बाइंड करता है, इसलिए उसको लिंकर हिस्टोन भी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि उनके वेरिएंट्स भी पाए जाते हैं। वेरिएंट्स क्या होते हैं कि जब एक प्रोटीन का कुछ थोड़ा सा अलग फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे हम कह सकते हैं कि वो मेन प्रोटीन का वेरिएंट है। तो ऐसा हिस्टोन के साथ में भी आपको देखने के लिए मिलता है कि इनके वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके जो वेरिएंट्स होते हैं, अब उसको लेकर क्या कह रहा है कि विच रिप्लेस द स्टैंडर्ड हिस्टोन। ये जो स्टैंडर्ड हिस्टोन होते हैं, जिनको कैनोनिकल हिस्टोन हम लोग जो भी देखे ना अभी, H2A, H2B, H3, H4, ये सभी कैनोनिकल हिस्टोन्स होते हैं। ये बोल रहा है कि ये वेरिएंट्स इनको रिप्लेस कर देते हैं इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमेटिन। क्या ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है। अगर मैंने आपको एक चीज बताई कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, इस दौरान जो हमारे हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं ये रिमूव होते हैं डीएनए से, ठीक है, और फिर दोबारा लगाए जाते हैं। तो जो दोबारा लगाए जा रहे होते हैं ना, ये कई बार वेरिएंट्स होते हैं, और खासकर ट्रांसक्रिप्शन के वक्त में ऐसा होता है। तो ये वाली बात आ गई हमारे सामने। अब
सवाल हमारा कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट आंसर, जिसके अंदर सभी करेक्ट आंसर हो। तो देखो भाई, इसमें हम बात करें ए, ये वाली बात हमने देखी सही है, क्योंकि जो भी देखो कंफर्मेशन होता है ना, हिस्टोन की मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हमने बात करी मिथाइलेशन, मिथाइलेशन से क्या होता है, आमतौर पर मिथाइलेशन में ये देखा जाता है कि जीन का सप्रेशन हो जाता है। जैसे किसी रीजन है डीएनए, अगर यहां पर प्रेजेंट हिस्टोन्स पर अगर मिथाइलेशन हो रखा है, उनकी टेल पर मिथाइलेशन हो रखा है, तो ये रीजन पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, जीन सप्रेस रहती है यहां पर। ठीक है, तो ये बात को समझते हुए पहली स्टेटमेंट सही कह रही है, दूसरी भी स्टेटमेंट सही कह रही है, हिस्टोन ऑफ न्यूक्लियोसोम कैन अंडरगो मेनी डिफरेंट कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। यस, और इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्रोमेटिन के आर्किटेक्चर में। ठीक है, क्रोमेटिन जो है वो काफी कंडेंस हो जाए, अगर जीन का एक्सप्रेशन नहीं होना है तो काफी कंडेंस हो जाएगा वहां से डीएनए। ठीक है ना, तो ये बात है। सी जो कह रहा है ये वाली बात गलत है भाई, क्योंकि देखो बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के, बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट की चीजें हो ही नहीं सकती हैं। ये अलग अलग प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहां पर। आप कहिए कि क्रोमेटिन को जो उनके अंदर न्यूक्लियोसोम उनको रिमूव किया जा रहा है, तो एनर्जी लगेगी इनके अंदर में। इनके अंदर डेडिकेट एनआरसी इंक्लूड रहते हैं, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस, जो एटीपी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली बात यहां पर गलत है। क्लियर। डी स्टेट में देखें तो सेवरल हिस्टोन वेरिएंट, ये वाली बात एकदम सही है। तो हम देखें तो ए, बी और डी ये तीनों सही हैं, और दैट्स वाई सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट निकल कर आता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग से ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस पर आते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, ये देखिए आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी, बच्चे दोनों के अंदर में कॉन्सेप्ट वैसे ही हैं, लेकिन जो अप्रोच होती है क्वेश्चन की वो थोड़ी सी बदल जाती है। सेक्शन बी के अंदर में आपको लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। सेक्शन सी के अंदर में थोड़े से एक्सपेरिमेंटल डिजाइंड क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे में एक सवाल जो यहां पर पूछा जा रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है, इन एन एक्सपेरिमेंट इंटैक्ट क्रोमेटिन वाज आइसोलेटेड एंड डाइजेस्टेड विद माइक्रोकोकल न्यूक्लियस। ये माइक्रोकोकल न्यूक्लियस आपको पता होना चाहिए अब ये बात कि माइक्रोकोकल न्यूक्लियस किस तरह का न्यूक्लियस है। हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस की बात आती है, लेकिन इनमें भी माइक्रोकोकल न्यूक्लियस जो होता है ये रैंडम एंडोन्यूक्लियस है। क्या है ये? रैंडम एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ये बेसिक बेसिक जो बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रैंडम एंडोन्यूक्लियस है हमारा माइक्रोकोकल न्यूक्लियस इन इंडिपेंडेंट ट्यूब्स फॉर 30 मिनट। क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ट्यूब्स के अंदर, यानी अलग अलग कुछ ट्यूब्स रखी गई हैं, उनके अंदर माइक्रोकोकल न्यूक्लियस जो है ये दिए जा रहे हैं क्रोमेटिन के साथ में। क्रोमेटिन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, डीएनए नहीं कह रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रोमेटिन मतलब उस पर हिस्टोन प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये दिया जा रहा है फॉर 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, यानी अलग अलग समय के लिए दिया जा रहा है। फर्दर द डीएनए वाज प्योरीफाइड फ्रॉम ईच ट्यूब, और फिर इसके बाद डीएनए को प्योरीफाई किया जा रहा है, यानी कि प्रोटीन कंटेंट से अलग हटकर केवल डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्योंकि न्यूक्लियस है कट किया होगा, जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स है केवल उन्हीं को प्योरीफाई किया जा रहा है। ठीक है, एंड सेपरेटेड ऑन एग्रोस जेल सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न ब्लॉटिंग भी जैसे आपने टेक्निक सुनी होगी, सदर्न के अंदर में बेसिकली टारगेट ही डीएनए मॉलिक्यूल किया जाता है। ठीक है, तो एग्रोस जेल एंड सदर्न हाइब्रिडाइजेशन वाज परफॉर्म विद आरआरएनए जीन। ठीक है, प्रोब, आरआरएनए जीन प्रोब, यानी कि किसी जो हमारा रीजन ऑफ डीएनए है उसके साथ में प्रोब की तरह से ये हमारे आरआरएनए अटैच हो जाए और हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करें उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, एंड सेंट्रोमेरिक डीएनए प्रोब। ठीक है, सेंट्रोमियर का भी यहां पर लिया जा रहा है। विच वन ऑफ द पैटर्न ऑफ सिग्नल intensity for both the probes is likely to be obtained following southern hybridization। अब सवाल यहां पर ये उठा रहा है कि दो तरह के प्रोब्स जो आपने लिए हैं, आरआरएनए जीन की और सेंट्रोमियर की, ठीक है, उनके प्रोब्स आप यूज कर रहे हैं, तो आपको इन दोनों की इंटेंसिटी में क्या किस तरह का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारे आंसर की, तो देखो पहला, विद इंक्रीजिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, कंपेयर टू सेंट्रोमेरिक प्रोब अ रैपिड इंक्रीज इन सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ आरआरएनए जीन प्रोब। समझ में आ गई बात? ये कह रहा है कि आरआरएनए की जो प्रोब है, आरआरएनए
प्रोब, इसकी इंटेंसिटी यानी डीएनए के साथ में इसके अटैच होने की ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेंट्रोमेरिक प्रोब। समझ में आ गई ना बात? ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट कह रहा है विद इंक्रीज टाइम, ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है, विद इंक्रीज टाइम कंपेयर टू सेंट्रोमेरिक प्रोब अ रैपिड डिक्रीज इन सिग्नल, इसने ऑपोजिट बात कह दी, ठीक है, आरआरएनए का डिक्रीज हो रहा है, ये कहना है सेकंड स्टेटमेंट का, आरआरएनए डिक्रीज और सेंट्रोमेरिक इंक्रीज, ये कहना है। सी को देखें, इररेस्पेक्टिव ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, बोले इंक्यूबेशन पीरियड यानी जितने समय के लिए दिया गया है ये माइक्रोक्यूबिक न्यूक्लियस के साथ में क्रोमेटिन को, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोले इररेस्पेक्टिव ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड बोथ प्रोब प्रोड्यूस आइडेंटिकल बाइंडिंग, दोनों के अंदर सेम प्रोड्यूस होंगी। और डी कह रहा है कि ट्रीटमेंट विद माइक्रोकोकल न्यूक्लियस वुड इंस्टेंटली डिग्रेड द डीएनए, ये क्या करेगा, बोले जैसे आपने दिया ना इंस्टेंटली डीएनए को डिग्रेड कर देगा, हेंस नो हाइब्रिडाइजेशन सिग्नल वुड बी ऑब्टेन्ड, बोले कि ये होगा ही नहीं किसी के अंदर। अब इस चीज पर जाने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा माइक्रोकोकल न्यूक्लियस जो है ये किन रीजन्स को टारगेट कर सकता है। सबसे पहली चीज कि जो जीन्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जीन्स की बात हम कर रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है कि भाई उन पर क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन मौजूद होते हैं, सॉरी हेटेरोक्रोमेटिन कह रहा हूं, हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होते हैं, ठीक है। जिन रीजन पर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं डीएनए पर, वहां पर न्यूक्लियस कट नहीं कर सकता। जैसे मैं बार बार कहता ही रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि अगर कोई डीएनए किसी प्रोटीन से अटैच है, सपोज करो इस प्रोटीन से अटैच है, तो क्या हमारा न्यूक्लियस इस रीजन ऑफ डीएनए को कट कर पाएगा? नहीं भाई, ये प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है, एक तरीके से, तो कटिंग वहां पर नहीं हो पाएगी। तो अब ये बात अगर हम देखें तो क्या आरआरएनए की जीन और जो हमारी यहां पर आरआरएनए की जीन है और हमारी क्या सेंट्रोमेरिक जीन है, क्या इनके बीच हमको कुछ इस तरह का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है? यस, बिल्कुल आपको इस तरह का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। भाई आरआरएनए की जीन है, वहां पर हेटेरोक्रोमेटिन्स होते हैं, लेकिन सेंट्रोमेरिक रीजन्स जो होते हैं इनके अंदर मल्टीपल, हालांकि इनके कुछ रीजन्स पर आपको हिस्टोन मिल भी जाएंगे, लेकिन वो आपके ये H1 प्रोटीन उनके अंदर भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, H1 प्रोटीन उनके अंदर में नहीं होते हैं, और खासकर सेंट्रोमेरिक बात है तो यहां पर काफी रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम ये पाएंगे कि जहां पर आरआरएनए की जीन है, उनका प्रोमोटर है, वहां पर कंडेंस्ड फॉर्म के ऊपर में भी पाया जाएगा, ठीक है, वहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह भी मौजूद होंगी। तो जो हमारा माइक्रोकोकल न्यूक्लियस है वहां पर उतनी ज्यादा कटिंग नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर पाएगा। तो जब प्रोब्स वहां पर हम पहुंचाएंगे तो प्रोब्स क्या उससे प्रॉपर तरीके से अटैच हो पाएगा? वो भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आरआरएनए की जो इंटेंसिटी ये आपको लो देखने के लिए मिलती है। सेंट्रोमेरिक है ना, इसके ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। और वैसे एक और पक्ष भी है इसका कि देखो, जो सेंट्रोमेरिक जो डीएनए होता है यहां पर काफी कंडेंस पार्ट होते हैं, ठीक है, यहां भले हिस्टोन प्रोटीन्स ना हो पर एक और खास तरह के प्रोटीन्स यहां पर पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन। ये हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन्स हैं, किसी अगर रीजन ऑफ डीएनए के ऊपर बाइंड करते हैं और ऑब्वियस तौर पे ये कहां बाइंड करेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन पर बाइंड करेंगे, तो उसे काफी कॉम्पैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारा न्यूक्लियस है इन रीजन्स पर आप कह सकते हैं प्रॉपर कटिंग नहीं कर पाया होगा, ठीक है। यहां पर क्योंकि जीन्स वगैरह यहां पर हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, तो आसपास के रीजन तो कट कर सकता है ये, ठीक है। तो सेंट्रोमेरिक पार्ट जो है हमारा, यहां पर जब अगर आप प्रोब लेके जाएंगे तो ये तो रीजन बिना कट हुआ है, प्रोब जाकर इससे अटैच होगा, अटैच होगा तो आपको यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। आरआरएनए की जीन है, जितना पोर्शन हिस्टोन का है, ठीक है, वहां वहां भले कटिंग ना कर पाए, लेकिन साइड में जितना लिंकर डीएनए रीजन होता है वहां पर तो कटिंग कर सकता है ना। तो इसके तो हो जाएंगे क्या? फ्रेगमेंट्स, ये फ्रेगमेंटेड हो जाएगा किसके अफेक्ट में? माइक्रोकोकल न्यूक्लियस के, लेकिन ये फ्रेगमेंटेड नहीं होगा, नॉट फ्रेगमेंटेड, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखो, जो प्रोटीन को लेकर मैंने बात कही है, हिस्टोन प्रोटीन्स को लेकर भी चाहे हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन, जहां पर भी डीएनए के साथ में प्रोटीन्स अटैच हैं वो रीजन कट नहीं होता, ठीक है ना, पर बाकी सब रीजन कट हो सकता है। तो हम यहां पर इस चीज पर आए तो भाई हमको बी जो है ऑप्शन ये सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है द कंपेयर्ड सेंट्रोमेरिक
सेंट्रोमेरिक प्रोब की बजाय रैपिड डिक्रीज इन सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ आरआरएनए, क्योंकि जो आरआरएनए जीन है, ठीक है, वहां पर जितना लिंकर पार्ट है उसको और टाइम मिल रहा है न्यूक्लियस द्वारा पहचाने जाने के लिए। मैं कहूं कि जैसे ये सपोज करो यहां पर हिस्टोन है, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस सपोज करो आधे घंटे का लिए हमने रखा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, हो सकता है न्यूक्लियस यहां तक ना पहुंच पाया हो, लेकिन 1 घंटे में यहां पहुंचने के लिए उसको समय मिल सकता है, तो मिलेगा तो इसको तोड़ देगा, तो छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, आरआरएनए की जो प्रोब हमने बनाई है उससे प्रॉपर तरीके से पेयरिंग नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये वाली बात है हमारे सामने, इसलिए हम बी ऑप्शन को यहां पर करेक्ट मानकर चल रहे हैं। सही है बात? चलिए, ये समझ में आ गया है, क्योंकि देखो ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है, बहुत बेसिक और बहुत कंसेप्चुअल है ये। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि एक डीएनए का जितना हिस्सा प्रोटीन से कवर है वो कट नहीं होगा, तो बस इतने से आप यहां पर जवाब दे दोगे। सेंट्रोमियर क्यों बच गया? भले ही यहां पर हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, पर जो यहां पर रोल निभा रहे हैं वो कौन से हैं? हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन, जो हाईली कंडेंस कर देते हैं एक रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है, वो बचा रहा है इनको, किससे? माइक्रोस्कोपिकल न्यूक्लियस से। और जब इनसे वो प्रोटीन हटा दिए जाएंगे, प्रोब इनका अटैच किए जाएंगे, तो ये तो एकदम सही सलामत है, तो प्रोब्स अच्छे से इनके साथ में अटैच होंगे और उसकी इंटेंसिटी हमको ज्यादा दिखाई देने के लिए मिलती है। क्लियर ये बात? तो बी है यहां पर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। फिर यहां पर आया, देखिए नेट दिसंबर 2017 के अंदर में ट्रू फॉल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो ट्रू फॉल्स के अंदर में एक क्वेश्चन के अंदर में मल्टीपल लेवल्स को आपका ये कंबाइन करने की में आसानी होती है सवाल में, ठीक है, एक ही सवाल जो है उसमें अलग अलग अप्रोचेस को शामिल करना आसान हो जाता है, ठीक। तो यही है आपके सामने एक नॉट ट्रू करके पूछा जा रहा है कि कौन सी इनमें से सही नहीं है, गलत है मतलब, ठीक है, फॉल्स पता लगाना है आपको। ये सब चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पर ध्यान दिए बिना ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं और ऑप्शन में उनको कुछ सही लगता है, फट से आंसर कर देते हैं, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि फॉल्स पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए पहले ही जो हमारी स्टेटमेंट आ रही है, डीएनए वाइंड्स अप्रोक्सीमेटली 1.65 टन अराउंड द न्यूक्लियोसोम, सही होगी ये तो है। बी को देखें, H2A H2B बाइंड टू बोथ द एंट्री एंड एग्जिट डीएनए ऑफ न्यूक्लियोसोम। हमने एंट्री बताई थी H3H4 से और एग्जिट बताया था H2A H2B से। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना कि भाई एंट्री भी यहीं से हो रही है और एग्जिट भी यहीं से हो रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही, ठीक है ना। सी को देखो, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन इन्फ्लुएंस क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन, बिल्कुल सही बात है, हमने बात कही मिथाइलेशन से कंडेंसेशन होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है डीएनए, तो मॉडिफिकेशन ही तो है, तो ये वाली बात सही है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ माइटोटिक क्रोमोसोम, ये क्या कह रहा है कि जो भी नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स होते हैं ये पार्ट होते हैं माइटोटिक क्रोमोसोम के। ये माइटोटिक क्रोमोसोम का पार्ट क्या आ रहा है? दरअसल ये समझो कि माइटोसिस जो प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर भाई सिंपली तौर पर डिवीजन होता है, ठीक है, ये कह रहा है कि जहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, जो प्रोटीन्स नहीं है वो रीजन, अब अगेन मैंने जैसे बात करी आपकी डीएनए रेप्लिकेशन के साथ में कि जितना हिस्टोन का पार्ट होता है, ठीक है, वहां से पहले हिस्टोन्स हटाए जाएंगे तब जाकर वहां पर रेप्लिकेशन होगी, इसीलिए जो भी हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट होता है ना वहां पर ऐसी रेप्लिकेशन जैसी प्रोसेस जो होती है बहुत स्लो हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन तो होती नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं हमेशा के लिए हेटेरोक्रोमेटिन वो जीन लेस होते हैं, उनके अंदर जीन पाई ही नहीं जाती, मतलब कि वहां पर आपको ट्रांसक्रिप्शन होते हुए दिखाई नहीं देता, कुछ एकदम आपका ये कि एक्सट्रीम टाइप का भले भी मिल सकता है, जनरल नहीं मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, लेकिन रेप्लिकेशन तो भाई कंप्लीट डीएनए का होता है। तो रेप्लिकेशन जो है ये उन सेंट्रोमियर रीजन पर, उन हेटेरोक्रोमेटिन रीजन पर भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रोसेस हमारी माइटोसिस के अंदर में क्या भाई, सेल डिवीजन, तो उसके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है वो वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये वाली बात कही जा रही है कि तो क्या नॉन हिस्टोनिक पार्ट जो है वो माइटोटिक क्रोमोसोम रेडिली डिवाइड कर जाता है, उसके रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जिस पर हिस्टोन मौजूद है उस पर थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसलिए इसकी ये जो नॉन हिस्टोनिक पार्ट है इसकी एक्सपोजर अच्छा है एंजाइम्स के लिए, उसके कारण से रेप्लिकेशन आसान है, इसलिए इसको माइटोटिक क्रोमोसोम यहां पर कह दिया जा रहा है कि नॉन हिस्टोनिक जो प्रोटीन्स हैं दे आर पार्ट ऑफ माइटोटिक क्रोमोसोम। ये वाली बात भी सही है। तो गलत क्या हुआ यहां पर हमारा? बी हमारा गलत आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो ये हमको यहां पर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये अब क्वेश्चन आया है नेट जून 2016 के अंदर में, ठीक है, हर साल आप देखेंगे कि सवाल पूछे जाते हैं, साल के अंदर 2 बार होता है एग्जामिनेशन, तो पूछे जाते ही हैं, ठीक है ना। हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, ये ऑब्वियस तौर पर बी सेक्शन का सवाल है हमारे सामने।
हिस्टोन डीएसिटाइलेशन कैटलाइज द रिमूवल ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एन टर्मिनल। ठीक है, जैसे देखो अगर हिस्टोन के साथ में हिस्टोन पर एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो क्या कहा जाएगा, यहां पर हो रहा है एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन एसिटाइलेशन। तो क्या हो गया, हिस्टोन मॉडिफाई हो गया। ऐसे ही अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ा जाता है, अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ा जाता है तो हम कहते हैं हिस्टोन मिथाइलेशन। सही बात है। लेकिन अगर इनको हटाया जाए तो बस वर्ड थोड़ा सा बदल जाएगा, डीएसिटाइलेशन डीमिथाइलेशन। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि हिस्टोन डीएसिटाइलेज, अब ये वो एंजाइम है जो हिस्टोन पर से एसिटाइल ग्रुप हटाता है। ठीक है, कैटलाइज रिमूवल ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एन टर्मिनल ऑफ हिस्टोन। ठीक है, क्योंकि वही टेल्स होती हैं, ज्यादा एक्सपोज होती है, उनके ऊपर में ही ये ग्रुप अटैच होते हैं। विच अमाइनो एसिड ऑफ हिस्टोन इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब देखो पूछने का तरीका इसका भले थोड़ा सा घूम गया है पर है सिंपल ही। जिस जगह पर मैं कहूं अगर इस जगह पर एसिटाइल ग्रुप अटैच हुआ है तो क्या रिमूव भी यहीं से होगा, सिंपल बात है। जहां पर अटैचमेंट हुई है रिमूवल भी वहीं से होगी। ठीक, तो हमको यह पता होना चाहिए कि एसिटाइलेशन किस अमाइनो एसिड पर होता है। तो देखो जो एसिटाइल ग्रुप की अटैचमेंट हमने कही है ये किन पर होती है, तो ये होती है ऑन लाइसीन। ये कलर शायद किस पर होती है, लाइसीन अमाइनो एसिड पर होती है। ठीक है, तो अटैचमेंट अगर एसिटाइल ग्रुप की इस पर हो रही है तो रिमूवल भी तो यहीं से होगी। ठीक है, और ऐसे ही मिथाइल ग्रुप की बात आती है तो मिथाइल ग्रुप कहां पर होता है, ये होता है लाइसीन और आर्जिनिन, आर्जिनिन पर भी होता है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा है। ये बोल रहा है कि भाई किस रीजन से हटाया जा रहा है, तो भाई ए लाइसिन पर ही लगता है और लाइसिन पर से ही हटाया जाता है। क्लियर बात। तो ये एकदम सिंपल सा हमारे बी सेक्शन का सवाल ये आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगेन अब ये हमारे इसी से क्रोमेटिन से, बल्कि देखो जून 2014 के अंदर में भी, ठीक है 10 साल पहले तक भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो मैं आपके सामने कंप्लीट पर्सपेक्टिव रख रहा हूं कि लगभग अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे माइंड के अंदर में आइडिया रहे कि सवाल किस किस लेवल के इस रीजन से अराइज हो जाते हैं। तो देखो क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली चीज को कि क्रोम जो हमारा सवाल है उसके हर जो पहलू है उसके ऊपर में ध्यान दें, क्योंकि कोई भी चीज अगर स्लिप हो गई तो आपके माइंड में क्लियर छवि ही नहीं बन पाएगी जो सवाल हमारे सामने रखना चाह रहा है। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन बिकम क्लियरर फ्रॉम अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, स्टडीज व्हेन इंटरफेस क्रोमेटिन इज आइसोलेटेड इन लो सॉल्ट बफर। क्या ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है आपको। ठीक है ना, कि क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन बिकम क्लियर, ये क्लियर हो जाती है फ्रॉम सीरीज ऑफ बायोकेमिकल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एक्सरे क्रिस्टोग्राफी स्टडी। इन सबको यूज करते हुए हम उसके स्ट्रक्चर को बेहतर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। व्हेन इंटरफेस क्रोमेटिन, इंटरफेस क्या है, जिस वक्त सेल डिवाइड ना कर रही हो, यानी कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इंटरफेज। इसके अलावा अगर G0 भी हो तो भाई ये सारा इंटरफेज ही शामिल होता है। यानी खाली M फेज को अगर हटा दिया जाए बाकी पोर्शन क्या है, इंटरफेज। तो व्हेन इंटरफेस क्रोमेटिन इज आइसोलेटेड इन लो सॉल्ट बफर, कम सॉल्ट का एक सॉल्यूशन है उसके अंदर में अगर इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व अंडर EM यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, 11 नैनोमीटर बीड ऑन स्ट्रिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सीन। 11 नैनोमीटर, ध्यान करो क्या है ये, वही हमारा क्रोमेटिन है ये। ठीक है ना, तो 11 नैनोमीटर बीड क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है। इंटरफेस क्रोमेटिन डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड अंडर EM शोज 30 नैनोमीटर फाइबर। अच्छा, यानी कि ये कह रहा है कि अलग अलग तरीके से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, यानी सॉल्ट बफर में रखकर फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखूं तो 11 नैनोमीटर फाइबर दिखाई देता है। अगर मैंने डायरेक्टली इसको इंटरफेस वाले को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख लिया विदाउट सॉल्ट बफर तो 30 नैनोमीटर फाइबर दिख रहा है। समझ रहे हो कि यहां पर सॉल्ट से
आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का लेवल डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब कि कॉम्पैक्टनेस घट रही होती है। ठीक है, सॉल्ट, जब हम बात करते हैं ना कि एक प्रोटीन को जब डीएनए पर से हटाना होता है तो उस सॉल्यूशन में हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट क्या करेगा, अल्टीमेटली डीएनए के साथ में खुद बाइंड करना चाहेगा और प्रोटीन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो प्रोटीन का अगर रिमूवल कराना है डीएनए से तो सॉल्ट यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर जब सॉल्ट यूज किया गया है तो फर्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक आ गया है यहां पर डीएनए का। ठीक है ना, यानी क्रोमेटिन आ गया है। जो इसकी आप कह लीजिए कि स्पाइरल कंफर्मेशन सोलिनॉइड वाली बात थी, वो सब अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कब, जब सॉल्ट मिल रहा है। लेकिन जब नहीं मिल रहा है तो सोलिनॉइड मिल रहा है, 30 नैनोमीटर फाइबर, जिगजैग मिल रहा है 30 नैनोमीटर फाइबर। When histones are depleted from metaphase chromosome, अब जब हिस्टोन्स को यहां पर डिप्लीटेड फ्रॉम मेटाफेज क्रोमोसोम, मेटाफेज क्रोमोसोम से विजुलाइज अंडर ईएम, इट शोज ह्यूज नंबर ऑफ वेरी लार्ज लूप्स एसोसिएटेड विद स्कैफोल्ड। ये सारी चीज बताई है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन में बताया है आपको, ये चीज मिल रही है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकालना है, फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन कैन बी मेड फ्रॉम दिस। अब बताओ क्या। ए, 11 नैनोमीटर फाइबर इज फॉर्म्ड व्हेन न्यूक्लियोसोम आर ब्रॉट क्लोजर बाय स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड क्या है, सेंट्रली प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे जिगजैग और सोलेनॉइड हमने देखे ना, उनकी भी लूप बनती है उस सेंट्रल प्रोटीन के अगेंस्ट। सेंट्रल प्रोटीन के कई सारी प्रोटीन का होता है ये, इसे स्कैफोल्ड कहा जाता है। तो ये बोल रहा है कि 11 नैनोमीटर फाइबर ही जो स्कैफोल्ड के पास लाया जाता है। हमने देखा है 11 नैनोमीटर फाइबर के बाद पहले वो सोलेनॉइड बनते हैं, फिर उनकी लूपिंग होती है ऑन स्कैफोल्ड। ये थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जो जिस 11 नैनोमीटर की बात कही जा रही है वो तो यहां पर नहीं जच रहा, पर चलो एक बार को हम सभी स्टेटमेंट को देखते हैं फिर अपने आंसर पर आएंगे। पहला समझ में आ गया, ये कह रहा है 11 नैनोमीटर फाइबर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियोसोम आर ब्रॉट क्लोजर बाय स्कैफोल्ड। ठीक। बी कह रहा है 30 नैनोमीटर इंटरफेस क्रोमेटिन इज फॉर्म्ड बाय जिगजैग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम ऑफ 11 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, ये है बी। सी को देखें तो 30 नैनोमीटर फाइबर मेक्स अ सोलेनॉइड पैकिंग टू फॉर्म मेटाफेजिक क्रोमोसोम। या डी कह रहा है 30 नैनोमीटर फाइबर गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स ड्यू टू SAR गेटिंग एसोसिएटेड विद स्कैफोल्ड प्रोटीन एंड कमिंग क्लोजर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, करेक्ट बताना है हमें यहां पर। ठीक है ना, तो करेक्ट क्या क्या आ रहा है देखो जरा इसके अंदर में। हाँ, पहली स्टेटमेंट 11 नैनोमीटर फाइबर इज फॉर्म्ड व्हेन न्यूक्लियोसोम आर ब्रॉट क्लोजर टू स्कैफोल्ड, क्या ये वाली बात सही है? नहीं, स्कैफोल्ड के करीब कब लाया जाता है, जब ऑलरेडी सेकंड लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड हो। 11 नैनोमीटर तो फर्स्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये वाली बात यहां पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब ये गड़बड़ हुआ तो ही हमारे सामने आंसर खैर निकल आता है, पर हम एक एक को यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, 30 नैनोमीटर फाइबर इंटरफेस, 30 नैनोमीटर फाइबर इंटरफेस क्रोमेटिन इज फाउंड बाय जिगजैग ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा कि 30 नैनोमीटर जो है इसमें जिगजैग, क्योंकि सेकंड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सही बात है। और किससे बना है, 11 नैनोमीटर फाइबर वालों के, मतलब उन फाइबर से ऑर्गेनाइज होकर फिर यहां पर जिगजैग बना है। क्या कह रहा है, 30 नैनोमीटर इंटरफेस क्रोमेटोम इज फॉर्म्ड बाय जिगजैग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम 11 नैनोमीटर। यानी 11 नैनोमीटर वालों के जिगजैग बनने से 30 नैनोमीटर, तो ये वाली बात सही है। सी को देखो जरा यहां पर, 30 नैनोमीटर फाइबर मेक अ सोलेनॉइड, ठीक है, पैकिंग टू फॉर्म मेटाफेजिक। अब देखो ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम कौन सा है, मेटाफेज का जब सेल डिवाइड हो रही है भाई, उस लेवल पर तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अटेन हुआ होता है जिसमें लूप्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या ये मेटाफेजिक है 30 नैनोमीटर का? नहीं, ये मेटाफेज नहीं है। मेटाफेज में कौन सा होगा, ये देखो लूप्स होंगे उसके अंदर में, लार्ज लूप्स होंगे, ये है मेटाफेजिक क्रोमोसोम की खासियत। तो सी गलत हो गया। डी को देखो, 30 नैनोमीटर फाइबर गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स, ये वाली बात आई ना, ड्यू टू SAR। SAR क्या है, स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन। डीएनए का वो हिस्सा जो स्कैफोल्ड के साथ अटैच होता है उसे SAR कहा जाता है। तो गेटिंग एसोसिएटेड विद स्कैफोल्ड, सही बात है। तो देखो 30 नैनोमीटर फाइबर गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स ड्यू टू SAR गेटिंग एसोसिएटेड विद स्कैफोल्ड। तो वो जो लूप्स बनी है ना, ये फिर जुड़ती हैं किसके साथ, स्कैफोल्ड के साथ में, और फिर उनकी लूपिंग आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये वाली बात सही है। ऑल्दो पहला स्टेटमेंट गलत होते ही हमको पता चल गया था कि डी राइट आंसर आएगा, तो बी और डी यहां पर सही है, दैट्स व्हाई डी आंसर इज राइट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। फिर यहां पर बात आ गई है अगेन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। तो क्या कह रहा है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरीन। ठीक है, अभी देखो सेरीन, जिस तरीके से हम लोग लाइसिन पर बात की कि वहां पर एसिटाइलेशन होता है,
ठीक है, मिथाइलेशन भी होता है। ऐसे सेरीन्स पर भी क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन्स में कुछ खास अमाइनो एसिड होती है जिन पर खास तरह की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, सेरीन जो है ये फॉस्फोराइलेशन के लिए खास है। ठीक है, इसके अलावा थ्रियोनिन है, ठीक है, टायरोसिन है, उन पर भी पाया जा सकता है। ठीक है, क्या फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। जैसे अटैचमेंट ऑफ एसिटाइल ग्रुप को हम एसिटाइलेशन कहते हैं, अटैचमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप को मिथाइलेशन कहते हैं, ऐसे ही अटैचमेंट ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप को यानी फॉस्फेट को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अगर ये प्रोटीन के साथ में हो रहा है तो ऑब्वियस तौर पर प्रोटीन का क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो phosphorylation of serines as well as methylation and acylation of lysine in histone tail affect the stability of chromatin structure above the nucleosomal level। तो जो बात हमने कही थी कि मॉडिफिकेशन जैसे हिस्टोन्स के अंदर में होती हैं, वो ये बात तय करती हैं कि अल्टीमेटली वो रीजन ऑफ डीएनए के ऊपर में एक्टिविटी कैसे होगी, वहां पर सप्रेस हो जाएगी एक्टिविटी या फिर आप कहिए एनहांस हो जाएगी, ये सब इन पर डिपेंड करती है इनकी मॉडिफिकेशन पर, एंड हैव इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑन जीन एक्सप्रेशन। सही बात है। The resulting changes in charge are expected to affect the ability of tail। देखो क्या कह रहा है कि जब रिजल्टिंग चेंज इन चार्ज, चार्ज का चेंज आता है, जब हम बात करते हैं मिथाइलेशन, तो देखो एक चीज समझो कि मिथाइलेशन से क्या होता है, मिथाइलेशन से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है किसके ऊपर में, पॉजिटिव चार्ज ऑन हिस्टोन टेल। पॉजिटिव चार्ज ऑन हिस्टोन टेल। ठीक है, एसिटाइलेशन से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इससे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब बोलोगे सर चार्ज का क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। अगर मैं कहूं कि हमारा जो एसिटाइल ग्रुप है, सॉरी जो हमारा हिस्टोन टेल है, हिस्टोन टेल पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो तो डीएनए से रिपेल करेगा। ठीक है, डीएनए से क्या करेगा, दूर जाएगा। अगर प्रोटीन डीएनए से दूर जा रहा है तो क्या डीएनए सही तरीके से पढ़ा जा सकता है ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन? सही बात है ना। इसीलिए हमने कहा कि एसिटाइलेशन से क्या होता है, जीन ऑन होती है, जीन पर एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन मिथाइलेशन से क्या होगा भाई, उस पर पॉजिटिव चार्ज अगर इंपोज हो रहा है तो पॉजिटिव तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। यानी जो लिंकर डीएनए होता है, लिंकर डीएनए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाएगा और एक्सपोजर मिलेगा नहीं। एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जीन सप्रेस। ठीक है ना, तो ये वाली बात आ रही है हमारी, इसीलिए हम कहते हैं मिथाइलेशन से क्या हो रहा है, जीन सप्रेस। और एसिटाइलेशन से क्या हो रही है, जीन एक्सप्रेस। ठीक है ना, ये वाली बात आई। तो देखो अब यहां पर जो हमारे सामने आई, ये सीधे सीधे कह दिया बिकॉज, यानी ये आंसर ही जाने, ये कारण ही जानना चाहता है। तो बताओ भाई, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये वाली रीजन है। ठीक है, डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेट चार्ज, फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरीन इंक्रीज डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन, या मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन इंक्रीज डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन। देखो इसने शुरुआत की बात तो ग्रॉस तरीके से समझाई है आपको। ठीक है, अब आपको यहां पर लग रहा है सर डीएनए नेगेटिव चार्ज तो होता है, ठीक है, पर क्या ये एकदम एग्जैक्ट रीजन इसके पीछे बन रहा है क्या, द रिजल्टिंग चेंजेस इन चार्ज आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ टेल्स टू इंटरेक्ट विद डीएनए बिकॉज, यानी आपको इंटरेक्शन से रिलेटेड एक आंसर यहां पर सही तरीके चूज करना है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सही बात है, लेकिन बाकियों को भी ऑब्जर्व करते हैं। देखो डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेट चार्ज, गलत है, डिपेंडेंट उस पर। ठीक है, बी तो गया काम से। सी को देखो, फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरीन इंक्रीज डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन, ये कह रहा है कि भाई जब फॉस्फोराइलेशन होता है सेरीन का, ठीक है, तो इससे डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाने का क्या मतलब कि भाई यहां पर जीन सप्रेस होगी। ठीक है, जीन यहां पर सप्रेस, यानी कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरीन से जीन सप्रेस होगी, ये कहना चाह रहा है यहां पर सी स्टेटमेंट। और दो देखो, वैसे फॉस्फोराइलेशन से यहां पर एक्टिवेट भी होती हैं, ठीक है, दोनों तरह की बात आती है, पर हम यहां पर वैसे थ्रियोनिन के भी पोजीशन यहां पर देखी जाती है, ठीक है ना, उससे भी होता है। चलो एक बार को अपन इस पर होल्ड पर रखते हैं, बी को देखें, क्योंकि यहां पर कंपैरेटिवली हमको देखना पड़ेगा मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा निकल कर आता है। बी देखें, मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन इंक्रीज डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन, ये वाली बात गलत हो गई। क्यों, देखो मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन दोनों इंक्रीज नहीं करते हैं, ये बात हमने देखा है। ठीक है, मिथाइलेशन से इंक्रीज होता है, एसिटाइलेशन से कम होता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना,
ये वाली बात आई हमारे सामने। तो भाई इसको अगर हम देखते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे सामने सी बनकर आता है। ठीक है, ये है, लेकिन सी कहीं ज्यादा एक बेटर पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा है। ये इंक्रीज करता है, इससे क्या होगा, जीन सप्रेस होंगी, जीन सप्रेस। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं यहां पर देखूं, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, नहीं 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 नहीं, जीन सप्रेस की जो बात हम यहां पर कह रहे हैं, चार्ज को फोकस करके चलना है यहां पर। ठीक है, चार्ज को फोकस करके चलना है यहां पर। तो थोड़ा सा हमें यहां पर ये बात ध्यान रखनी होगी कि जवाब जो है हमारा चार्ज के अकॉर्डिंग रहे। देखो, हम जो सेरीन की फॉस्फोराइलेशन है, थ्रियोनिन की फॉस्फोराइलेशन है, इसके ऊपर में जाते हुए मल्टीपल तरह के असर हमको देखने के मिलते हैं डीएनए पर। ठीक है, जैसे हम लोग एसिटाइलेशन मिथाइलेशन की बात कर रहे हैं, ऐसे यूबिक्विटिनेशन भी होता है, फॉस्फोराइलेशन भी होता है, एडीपी राइबोसाइलेशन भी होता है। ठीक है, बहुत तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। लेकिन अगर हमको सवाल यहां पर बार बार चार्ज के ऊपर लेकर जा रहा है, तो हमें थोड़ी समझदारी से जवाब देना होगा, चार्ज के ओरिएंटेड। ठीक है, तो देखो फॉस्फोराइलेशन जो इसने कहा ना, फॉस्फोराइलेशन, इस पर फोकस करो आप। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप अटैचमेंट। फॉस्फेट के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फेट पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट पर। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कैसे करेगा डीएनए इंटरेक्शन को, ऑल्दो मैं बता रहा हूं ऐसा होता है थ्रियोनिन के ऊपर जैसे हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन, तो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो हम उसको एक बार को साइड रखते हैं। पर ये जो चार्जेस को लेकर बात कही जा रही है ना, केवल इस पे स्टक होते हुए अपन चलें, तो हमको यहां पर ये बात देखने को मिलती है कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा भाई ये भी। तो देखो, अल्टीमेटली ये जो बात कही जा रही है कि रिजल्टिंग चेंजेस ऑफ चार्जेस आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ टेल टू इंटरेक्ट विद। अब देखो, ये जो सवाल कह रहा है ना कि रिजल्टिंग चेंजेस चार्ज ऑफ एक्सपेक्टेड अफेक्ट ऑफ एबिलिटी टू टेल, यानी टेल की एबिलिटी ताकि वो इंटरेक्ट करे या डीएनए साथ में नहीं करे। तो भाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, मुझे ए यहां पर कहीं ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर इसका लग रहा है। क्लियर है? ठीक है, आई होप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे देखो, जैसा सवाल हमसे पूछता है हमको वैसा ही जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि देखो थोड़ा और अगर डीप में जाए ना, तो बहुत कुछ चीज और भी आ जाती है सामने। ठीक है, तो जैसे मैंने फॉस्फोराइलेशन की बात आपको कही ना, फॉस्फोराइलेशन से बच्चे जीन एक्सप्रेस होती हैं, कंडेंस भी होती हैं। ठीक है, दोनों तरह की कंडीशन आती है उसमें। तो इसलिए उतनी गहराई पर ना जाते हुए जितना सवाल हमसे पूछ रहा है उतने पे ही बात कर लेते हैं। तो इसकी जो